नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका नेशनल टाइम्स के इस नए पॉडकास्ट में, जहां पर कि हम आपके लिए लेकर आते हैं मज़ेदार अनसुनी कहानियां। और आज की जो कहानी है ये अपराध जगत की एक ऐसी कहानी है जो कि जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को जो है झंझोर कर रख दिया। इतनी भयावह ये जो है कहानी है एक अपराध की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रांशु ढोंडियाल, इस कहानी के पॉडकास्ट का होस्ट, और आप देख रहे हैं द नेशनल टाइम्स। दोस्तों, आप सभी ने जो है तंदूर कांड के बारे में शायद सुना होगा, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ही पहले इस घटना के बारे में सुना हो। तो चलिए मैं बताता हूँ। इस कहानी के जो है मुख्य 3 किरदार हैं इस घटना में। सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1995 में, और नैना साहनी, जो कि सुशील शर्मा की वाइफ हैं, और इसी के साथ मतबुल करीम, जो नैना साहनी है उनके कॉलेज के दिनों के अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड थे उनके। कहानी 2 जुलाई 1995 की है ये घटना। गोल मार्केट स्थित एक फ्लैट था जिसमें नैना साहनी और जो उनके पति हैं सुशील शर्मा, ये दोनों, पहले इनमें प्यार हुआ दोनों को, और उसके बाद काफ़ी गहरे संबंध थे इन दोनों के, और उसके बाद इन्होंने जो है शादी कर ली, शादी करने का फैसला करा और एक रेंट पे फ्लैट लेकर जो है गोल मार्केट में रहने लग गए। अब और जो मतबुल करीम हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो कांग्रेस में थे एनएसयूआई पार्टी में, जिसके बाद जो है सुशील शर्मा सीधा जो है दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। अब होता ही हुए 2 जुलाई की ये पूरी घटना है। 2 जुलाई की देर रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। सुशील शर्मा जो है दफ्तर से घर लौटते हैं और वो देखते हैं कि नैना साहनी किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। अब नैना साहनी क्योंकि फ़ोन पर बात कर रही हैं तो सुशील शर्मा का दिमाग जो है ठनकता है कि किससे बात कर रही है। तो वो जो मतलब नैना, जब वो पूछते हैं नैना साहनी से अपनी वाइफ से कि किससे बात कर रही है, तो वो कंपनी का कॉल था। तो ऐसा बोलकर वो जो है कॉल रख देती हैं। उनके घर आते सुशील शर्मा के। अब सुशील शर्मा का दिमाग ठनकता है कि कॉल किसका था। तो उसे जानना था सुशील शर्मा को कि आखिर कॉल किसका है। तो वो जो है नंबर को, क्योंकि उस टाइम फ़ोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो उसी से कॉल होती थी हर घर में। तो और फ़ोन थे भी तो मतलब जो काफ़ी अमीर लोग उसे रखते थे, क्योंकि 30 रुपए 1 मिनट के उस टाइम के ये चार्जेस हुआ करते थे। तो 2 जुलाई को देर रात मतलब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। तो जब सुशील शर्मा वो नंबर रीडायल करते हैं तो वो आवाज़ जब सुनते हैं, वो किसी और की नहीं बल्कि मतबुल करीम की होती है। अब मतबुल करीम और नैना साहनी क्योंकि अच्छे दोस्त थे, तो सुशील शर्मा को वो मतलब इंसान यूँ कहें कि शुरू से ही मतलब पसंद नहीं था, क्योंकि उन दोनों में जो है अच्छी दोस्ती थी, नैना साहनी में और मतबुल करीम में। तो सुशील शर्मा को ये मतलब उनकी दोस्ती पसंद नहीं आती। तो अब वो रीडायल करते हैं, जैसे वो रीडायल करते हैं वो आवाज़ होती है मतबुल करीम की। तो वो जैसी आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि अब आवाज़ उन्हें पहचान में है, तो वो कॉल को जो है काट देते हैं बिना कुछ बोले, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कॉल जो है मतबुल करीम की थी। अब वो जब इसके बारे में नैना साहनी से पूछते हैं तो मतलब बहाने बनाती हैं या कुछ भी, मतलब उनमें झगड़ा हो जाता है। अब क्योंकि झगड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद ही सुशील शर्मा के हाथों से नैना साहनी का कत्ल हो जाता है। वो 3, क्योंकि सुशील शर्मा पर जो है सर्विस रिवॉल्वर हुआ करती थी, क्योंकि दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उन पे सर्विस रिवॉल्वर थी, मतलब सर्विस रिवॉल्वर होना लाजमी है। तो वो क्या करते हैं, 3 गोलियां चलाते हैं। पहली लगती है छत पर और 2 गोलियां जो है नैना साहनी को लग जाती है। एक गर्दन पर लगती है और दूसरी, तो अब ऑन द स्पॉट जो है नैना साहनी की डेथ हो जाती है। अब नैना साहनी की डेथ हो जाती है तो सुशील शर्मा जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मतलब क्योंकि ये सब अचानक हुआ था, मतलब कोई किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं था ये सब। तो क्योंकि मौत अचानक हुई है और मतलब ये पूरी घटना जो है, तो अब होता यूँ है, अब वो सुशील शर्मा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि यार ये मेरे से क्या होगा। तो अब वो मतलब क्योंकि कोई भी होगा ऐसा करेगा, तो अब वो सोचते हैं कि मर्डर हो गया, अब लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और आप दोस्तों सुनकर चौंक जाएंगे, जो लाश को ठिकाने लगाने का जो उनका ये था ना तरीका, ये ऐसा मतलब उस टाइम की अदालतों ने भी और सबने यही कहा कि ये, अदालत ने भी ये तक कह दिया था कि ऐसी मिसाल आज से पहले भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी गई। तो अब क्योंकि
लाश उनके सामने पड़ी है तो वो लाश को पैक करते हैं और अपनी गाड़ी में अब लाश ठिकाने लगाने की। तो जो सुशील शर्मा है वो लाश को मतलब पैक वैक करके अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर निकलते हैं गोल मार्केट के अपने फ्लैट से, और सीपी जो कर्नाट प्लेस का पूरा एरिया है वहाँ पर वो घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि लाश को कैसे मतलब ठिकाने लगाया जाए। पर मतलब उनके दिमाग में आता है कि यार क्योंकि ये मेन एरिया है और मतलब पुलिस कहीं गलती से चेकिंग ना कर ले, तो वो अपनी गाड़ी जो है जमुना पार मतलब आईटीओ के पार जो एक पुल है यमुना का, उस पे मतलब वहाँ ले जाते हैं और सोचते हैं कि लाश को मतलब यमुना में ठिकाने लगा दिया जाए, मतलब यमुना में फेंक दिया जाए, वहाँ बहा देंगे। तो वो लेकर जाते हैं, पर अब करीब वो वक्त था 9 साढ़े 9 बजे का जब वो लेकर जाते हैं, रात हो चुकी थी। पर तब भी जो है ट्रैफिक की आवाजाही थी, मतलब वो जो यमुना का पुल है, अगर आप में से जो जमुना पार के इलाके के लोग हैं वो जानते होंगे कि अगर इधर लक्ष्मी नगर साइड आने के लिए जो पुल का इस्तेमाल करा जाता है जो यमुना का वो है, तो वो अब क्योंकि वहां पर अभी भी गाड़ियों की आवाजाही है, सुशील शर्मा जो है अपनी गाड़ी रोकते हैं, पर वो मतलब उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो लाश को कैसे फेंके यमुना में, क्योंकि इतनी बड़ी, अब उसे डर था कि कहीं वो लाश निकाले कोई देख ले, और क्योंकि गाड़ियां भी अभी आई जा मतलब अभी आवाजाही है ही गाड़ियों की, तो अगर गलती से कोई देख ले तो बात फैल सकती है। तो सुशील शर्मा को एक डर था कि किसी को पता ना लग जाए, और क्योंकि उनकी जो गाड़ी है उस पर भी स्टिकर चिपके हुए थे, उस पर भी स्टिकर्स थे क्योंकि दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हें लोग बाई फेस भी जानते थे। अब तो वो एकदम से ये सोचते हैं कि अगर मैं मतलब यहाँ से निकलूं और किसी ने मेरे को गलती से लाश डालते हुए मतलब देख लिया, तो मतलब दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। अब होता ही है, वो गाड़ी को मतलब वो प्लान वो ड्रॉप कर देते हैं और वहां से निकलता है सुशील शर्मा अब डायरेक्ट अपने मतलब अशोक यात्री निवास, जो कि है ली मेरिडियन के सामने एक पहले होटल हुआ करता था जो कि आज संग्रीला होटल है, तो पर पहले वो था अशोक यात्री निवास, वहीं पर होटल हुआ करता था, अशोक यात्री निवास हुआ करता था। और उसी के अंदर जो है रेस्टोरेंट का टेंडर जो है सुशील शर्मा के पास था, जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। और जो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर था केशव, वो सुशील शर्मा का ही मतलब मैनेजर समझ लो। तो अब सुशील शर्मा जो है डायरेक्ट गाड़ी को लगाता है, अशोक यात्री निवास में ले जाता है अपने बगिया रेस्टोरेंट में, और गाड़ी जहाँ पार्क करता था वो डेली वहीं ले जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। और अब वो जो उनका मैनेजर है केशव उससे बात करता है कि ऐसे ऐसे मेरे से मर्डर हो गया है और यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं सबको निकालो और मतलब लाश ठिकाने लगानी है। तो अब उन्होंने लाश ठिकाने लगाने का क्या तरीका सोचा कि अपने ही रेस्टोरेंट के अंदर जो उनका तंदूर है उसी में वो लाश को जलाने का उन्होंने जलाने की सोची कि इसी लाश में मतलब ये जो लाश है इसे तंदूर में जला देंगे और शायद किसी को भनक नहीं पड़ेगी। अब लाश लेकर आते हैं, लाश को जलाते हैं, तंदूर में डालते हैं। अब जब तंदूर में डालते हैं तो मतलब अच्छे से वो शायद जली नहीं या जो भी है, तो जो सुशील शर्मा है वो केशव से बोलते हैं, जो मैनेजर है उनका, उससे बोलते हैं कि यार जो पुराने पार्टी के बैनर्स वगैरह पोस्टर वगैरह हैं वो सब ले आओ ताकि लाश को अच्छे से जलाया जा सके। तो वो डालते हैं, तब भी लाश इतनी अच्छे से नहीं जलती। तो पास ही में बर्तन रखा हुआ था, तो बर्तन में जो है बटर था, मक्खन। तो वो अब उन्हें आइडिया आता है कि हाँ यार शायद मक्खन डालने से जो है आग मतलब आग पकड़े लपटे पकड़े, तो वो उसमें मक्खन डालने लग जाते हैं, बटर डालने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, करीब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उसमें मक्खन डालते हैं तंदूर के अंदर। सोचिए एक लाश को जलाने के लिए तंदूर के अंदर एक लाश को जलाया जाता है मक्खन डाल डालकर। ये कितना मतलब अपने आप में ही चौंकाने वाला और बहुत ही भयावह ये मंजर था, बहुत भयावह ये एक सीन कहें तो है। तो अब क्योंकि मक्खन जो है ज़्यादा हो जाता है, जो बटर है वो तंदूर में इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि जो उसकी लपटें होती हैं वो जो उसकी मतलब जो ऊपर छत है रूफटॉप वहां तक पहुंचती है, और क्योंकि दीवारें भी बड़ी बड़ी होती थी होटल की, तो वो होटल की दीवार के ऊपर तक पहुंच जाती है, रेस्टोरेंट की दीवार से। तो बाहर ही एक सब्जी विक्रेता थी अनारो, ये अनारो देखती है कि अनारो नाम था उसका, हाँ। तो अनारो देखती है कि वहां पर जो है लपटें आ रही हैं आग की, तो वो चिल्लाने लगती है। अब लोग आसपास के देखते हैं, और उतने में ही वहां पर जो है दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जिसका नाम था अब्दुल नजीर कुंजू, वो जो है वहां पर उस टाइम गश्त कर रहे होते हैं।
तो वो उससे पूछते हैं, हाँ भाई क्या हुआ? तो बताती हैं कि ऐसे ऐसे होटल में जो है आग लग गई है। तो अब गुंजू, क्योंकि जानते ही थे कि होटल को कौन चलाता है, कि लाजमी है कि बड़ी पर्सनैलिटी है, तो जानते हैं आसपास के कांस्टेबल भी लोकल हैं क्योंकि, तो वो जाते हैं अंदर। तो वैसे ही रेगुलर उस पर, क्योंकि आना जाना भी था उनका, तो केशव से पूछते हैं, गुंजू जो कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस के, वो पूछते हैं क्या हुआ, मतलब क्या कर रहे हो, आग की लपटें जो है आग लग गई है या क्या बात है? तो केशव जो है मतलब उस टाइम गुंजू वो थोड़ा घबरा जाता है, बट लगने नहीं, पता नहीं लगने देता। तो वो बताता है कि क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे पार्टी की कुछ नहीं, सब साहब पुराने बैनर्स हैं वही जो है हम जला रहे हैं, पुराने पार्टी के तो बैनर्स वगैरह हैं कुछ पुराने हैं, वही सब जला रहे हैं। तो समझा बुझाकर कैसे भी गुंजू को जो है वो वापस भेज देते हैं, क्योंकि पर गुंजू जो है वो उन्हें समझा कर चाहता है कि यार देखो, मतलब आसपास नुकसान ना हो जाए तुम्हारा भी और आसपास के लोगों का भी, तो इसे मतलब कम कर लो, मतलब इतने भारी मात्रा में मत जलाओ, मतलब आग की लपटें कंट्रोल करो, इसे बुझाओ। तो वो हामी भरकर जो है केशव उसे समझा बुझा कर भेज देते हैं। पर इसके बाद भी जब वो दोबारा आता है वहां पर आग की लपटें कम नहीं होती, और आग की लपटें और बढ़ जाती हैं। अब जो है गुंजू को मतलब थोड़ा शक, शक का है, हाँ शक होता है, तो वो आगे मतलब रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश करता है कि दिखाओ जला क्या रहे हो, बोलता है हम भी तो देखें। तो वो तंदूर के पास तक उसे जाने नहीं देते केशव को। तो बहुत मतलब अब जब गुंजू को जाने नहीं देते केशव, जो वहाँ का मैनेजर है वो उसे गुंजू को जाने नहीं देते कांस्टेबल। तो अब होता यूं है, ये सारा मामला होता है, तो गुंजू को जो है थोड़ा शक हो जाता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है तंदूर के अंदर। और क्योंकि अब उनके मिजाज से भी ऐसा लग रहा था, केशव जो उनका मैनेजर था उसके मिजाज से भी मतलब वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। तो अब दो कांस्टेबल पीछे से, पीछे की जो दीवार थी उनके रेस्टोरेंट की, वहां से कूद कर आते हैं, आ जाते हैं जबरदस्ती, और ये सब देख लेता है, सुशील शर्मा भी देख लेता है और केशव भी देख लेता है। तो जब वो उसके तंदूर के पास तक आते हैं दो कांस्टेबल, तो वहां से मतलब बटर की महक आ रही होती है पूरे में। बटर, क्योंकि उन्होंने तंदूर में आग को ठिकाने लगाने के लिए बटर का इस्तेमाल करा था बहुत ज्यादा। तो अब वो जैसे ही पास आते हैं तो देखते हैं कि तंदूर के अंदर कुछ जल रहा है, पर क्या जल रहा है ये अभी तक कांस्टेबल्स को पता, दिल्ली पुलिस को पता नहीं था। तो अब जब पास आते हैं तो उन्हें लगता है यार ये किसी का मतलब कुछ है, शरीर है, कुछ जल रहा है, पर उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं था। पर जैसे ही वो थोड़ा दूर जाते हैं तो उन्हें शक होता है, जैसे ही थोड़ा पास पास आते हैं उसके तंदूर के, तो उन्हें लगता है कि इसमें किसी की बॉडी जल रही है, पर वो क्या है वो अभी भी उन्हें पता नहीं था। तो पर फिर देखते हैं, फिर यही बात, मतलब उन्हें शक हो जाता है, फिर उन्हें पता लगता है कि जो पहली बार कि ये जो इसके तंदूर के अंदर जो है किसी की लाश जलाई जा रही है, किसी की बॉडी जलाई जा रही है। तो इतने में ही वहां से जो है सुशील शर्मा फरार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है, क्योंकि लाजमी है कि अब पुलिस इस मामले में दखल कर रही है, पुलिस को पता चल चुका है, पुलिस आ भी चुकी है। वहाँ केशव अकेला रहता है। तो अब जब पुलिस को पता लग जाता है, उस टाइम पे वहाँ के जो जॉइंट सीपी हुआ करते थे मैक्सवेल परेरा, तो ऑन द स्पॉट मतलब पूरी दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करा जाता है। मैक्सवेल परेरा भी जॉइंट सीपी जो है वहाँ आते हैं, और जो मैक्सवेल परेरा हैं उन्होंने कुछ साल पहले इस पूरे तंदूर कांड पर जो है एक किताब भी लिखी है। अब होता यूं है, अब आते हैं तो पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तब पहली बार इस केस में जो है डीएनए टेस्ट भी इसी केस में पहली बार इस्तेमाल करा गया। डीएनए टेस्ट इसी केस में इंडिया में इस्तेमाल करा गया पहली बार। अब उस तंदूर में से लाश निकालते हैं। अब अगले दिन की सुबह ये जो पूरी घटना है ये एक बड़ी जो है, बड़ी अपने आप में खबर बन जाती है। अब हर अखबार की हेडलाइन यही थी कि तंदूर के अंदर लाश जलाई गई है। तो ये बात कहीं ना कहीं से पता चलती है मकबूल करीम को, जो कि नैना सानी का करीबी दोस्त था। अब जब मकबूल करीम को ये बात पता चलती है तो वो पहली बार मीडिया में आकर शक जताता है और पुलिस को भी यही बताता है कि ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि क्योंकि रेस्टोरेंट में जो है सुशील शर्मा के ये लाश पाई गई और सुशील शर्मा भी फरार हैं। तो वो पहली बार शक जताता है मीडिया के सामने और पुलिस को भी यही बताता है, इन्फॉर्म करता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी नैना साहनी की है। तो पहली बार ये शक जताया मकबूल करीम ने, जो उनके करीबी दोस्त थे।
अब मकबूल करीम ने ये पूरा मतलब शक जताया, मीडिया के सामने भी बोला कि हाँ, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि नैना सानी की है। और क्योंकि उनके जो पति हैं सुशील शर्मा, वो भी फरार हैं, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक होता है। अब क्योंकि सुशील शर्मा जो है फरार हो गया था, तो वो अपना जो हुलिया था उसने अपना हुलिया बदल लिया था, और वो हुलिया बदल कर पहुंचा था बेंगलोर। बेंगलोर में वो रहने लगता है, अपने बाल पूरे मुंडवा लेता है, और क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे अरेस्ट ना कर ले, तो उसने बेंगलोर के ही एक कोर्ट में अपनी जो है अग्रिम जमानत की अर्जी जो है दाखिल कर रखी थी। और कहीं ना कहीं से ये बात पता चल जाती है दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना मिल जाती है कि सुशील शर्मा ने बेंगलोर में अपनी अग्रिम जमानत की जो है अग्रिम अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करा है। अब ये बात पता चलती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस फिर जो है बेंगलोर पहुंचती है, और 10 जुलाई को जो है 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है बेंगलोर से। इसके बाद जो है कोर्ट में केस चलता है, लोअर कोर्ट में केस चलता है। उसके बाद तो ये पूरी कहानी थी, पूरी एक अपराध, किस तरीके से ये पूरा हुआ और किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करी गई सुशील शर्मा के द्वारा। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयावह तरीका है, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि इस तरीके से उस टाइम पर किसी ने, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरीके से इतनी बर्बरता के साथ अपनी ही पत्नी की लाश को एक तंदूर के अंदर अपने ही होटल में जला सकता है। अब जो है मामला कोर्ट में चलता है। 2003 में इस पूरे मामले पर जो लोअर कोर्ट है वो सुशील शर्मा को जो है दोषी करार करते हुए सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाती है। अब फांसी की सजा सुनाती है, और 2003 में, और केशव को उसका साथ देने के लिए, सुशील शर्मा का साथ देने के लिए, जो कि मैनेजर था बगिया रेस्टोरेंट का, उसका साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाती है। और फिर होता ही यूँ है 2000, अब सुशील शर्मा जो है हाई कोर्ट में जो है इस केस की सुनवाई के लिए अप्लाई करते हैं कि मेरी मतलब आगे सुनवाई होनी चाहिए इस केस की। तो 2007 में हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सुशील शर्मा को दोषी ठहराया, और साथ ही साथ लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रखा कि नहीं, ये जो कोर्ट है, ये जो केस है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। मतलब ऐसा ही मिसाल इस केस की भारत में तो क्या पूरी दुनिया में पहले कभी देखने को नहीं मिली। तो वो भी फांसी की सजा सुनाती है हाई कोर्ट भी। पर सुशील शर्मा जो है तब भी नहीं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं अपना ये जो पूरा केस है। और 2007 तक, क्योंकि वो अब 12 साल की सजा जो है काट चुके थे, 2007 के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर सुनवाई करता है। 2013 में अब जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है, और कि जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा को उन्होंने उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसके पीछे जो वजह बताई वो ये बताई कि मतलब ये जो सुशील शर्मा से ये जो मर्डर हुआ, ये गुस्से में हुआ, धोखे से हुआ, और क्योंकि ये आपस में जो है मियाँ बीवी का मामला था, घरेलू घरेलू मामला था, तो इससे और क्योंकि सुशील शर्मा को का पहले कोई जो है कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा नहीं था, तो ये उसके हक में एक बहुत बड़ी बात थी, जिससे सुशील शर्मा की जो है फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि उम्र कैद होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसलिए नहीं है क्योंकि इससे ना मतलब सुशील शर्मा से समाज को कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए वो जो है उम्र कैद की सजा सुना देती है। पर उसमें ये नहीं लिखा जाता कि कितने साल मतलब उम्र कैद ताउम्र या कब तक की उसे जो है उम्र कैद काटनी पड़ेगी। अब क्योंकि सुशील शर्मा अपनी आधी से कम जिंदगी जो है जेल में काट चुका था, तो 2015 में सुशील शर्मा पेरोल के लिए जो है अपील करता है कोर्ट में, और पेरोल पे बाहर आने के लिए अपील करता है, और अपील पे मतलब सुनवाई होती है, और उसे पेरोल पे सुशील शर्मा को आज़ाद कर दिया जाता है। उससे पूछा नहीं जाता कि आप कब बाहर आएंगे कब नहीं।
तो सुशील शर्मा को पैरोल पे आज़ाद कर दिया जाता है 2015 में, ये बोलकर कि उन्होंने अपनी, क्योंकि जब कैदी को, क्योंकि वो अपनी 20 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी और जो उनकी जेल में छुट्टियाँ मिलती हैं, उसे मतलब जब किसी कैदी को छोड़ा जाता है तो उसकी छुट्टियाँ भी गिनी जाती हैं कि कितनी छुट्टियाँ। तो 20 से 25 साल वो जो है अपने जेल में काट चुका था, तो इसलिए उसे पैरोल पे बिना किसी मतलब उसके कि आप कब वापस आएँगे, उस ब्याह पे जो है रिहा कर दिया जाता है। और तब से जो है सुशील शर्मा को 2015 में रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है रिसर्च करी और जो पूरी सोचा कि आप तक ये लेकर आऊँ, क्योंकि कहानी मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे भी होश तो उड़ ही गए। पहले से पता भी था, सुनी थी, पर अभी कुछ ज़्यादा जानने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मज़ेदार और अनसुनी कहानियाँ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नेशनल टाइम्स के इस पॉडकास्ट पर।